हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक शेखर बंदोपाध्याय प्राची टू पार्टीशन का 4th चैप्टर चल रहा है। और थंबनेल वाले आर्टिकल को देखने के लिए, मतलब थंबनेल को देखने के लिए आप आगे मार्क्सिस्ट स्ट्रीट पे जा सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के एटलीस्ट लास्ट में पढ़ाने वाली हूँ। बिल्कुल लास्ट में नहीं, उससे थोड़ा पहले पढ़ाने वाली हूँ। और वीडियो को कहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आपको पता ही होगा, फ्रॉम प्राची टू पार्टीशन इतनी इंपॉर्टेंट बुक है और कई एग्जाम्स में आपके काम आती है। तो 4th चैप्टर की अगर हम शुरुआत करते हैं, तो जिसका नाम है इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो 4.1 पार्ट देखें इसका हम, तो इसमें बात की जा रही है हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। राइट, तब हिस्टोरियोग्राफी की बात करेंगे। और इसमें क्या बात की जा रही है, तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि आज जो हम जिस तरह से मॉडर्न सेंस में इंडियन पॉलिटिकल नेशन देखते हैं ना, जो आज हम अपनी कंट्री देखते हैं इंडिया, ये एक्चुअली ब्रिटिश रूल की देन है। ये ब्रिटिश रूल से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और कहीं ना कहीं कई लोग कहते हैं, मानते हैं कि ये इंडियन सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के माइंड में था, पर ये खुद को ग्रेजुअली इवॉल्व कर रहा था फाइनली, जिस पे हम देखते हैं कि हमारे नेशनल लीडर्स और हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है ना, वो तुक से बन गई। ऐसा कुछ सोचा वोचा नहीं था, बस बन गई। ठीक है, कॉलोनियल टाइम आया, इसकी वजह से लकली हमें इंडिया मिल गया। तो इस तरह की आइडियोलॉजी हमें दी जाती है। तो इसी से जुड़े एक हिस्टोरियन है, इनका नाम है परसेनजीत डोरा। राइट, तो परसेनजीत डोरा इस आइडियोलॉजी को टेलियोलॉजिकल मॉडल ऑफ एनलाइटनमेंट हिस्ट्री कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? एनलाइटनमेंट का पीरियड आपको पता होगा कि जब यूरोप में मिडिवल टाइम में, मिडिवल एज का टाइम चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों को लगता है कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है, रैशनैलिटी आ गई है, वो ऑर्थोडॉक्सी के अंधेरों से बाहर आ गए हैं। अब उनको लगने लगता है कि वो सब चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, सब चीज़ के मास्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी को वो एनलाइटनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो परसेनजीत डोरा का टेलियोलॉजिकल मॉडल ऑफ एनलाइटनमेंट हिस्ट्री से क्या मतलब है? अब टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है किसी चीज़ का चाहे मीन्स कैसा भी रहा हो, एंड अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसे टेलियोलॉजिकल कहा जाता है। तब इसी को टेलियोलॉजिकल मॉडल ऑफ एनलाइटमेंट हिस्ट्री में कहते हैं कि चाहे कॉलोनियल रूल से हमें किस तरह से किसी भी तरह का नुकसान ही हुआ हो, लेकिन एंड में हमें अपना कंट्री दिख जाता है, नेशन दिख जाता है, जो कि बहुत बहुत एक अच्छी चीज़ है। पर इसमें दिक्कत क्या है इनकी इस आर्गुमेंट में? तो ये कहीं ना कहीं हमें फॉल्स सेंस ऑफ यूनिटी देता है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि बस तुक से बन गया इंडिया, यहाँ पे कोई यूनिटी नाम की चीज़ नहीं थी। एक तरह से ये दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, यूनिटी है पर सही तरीके की नहीं है, बस गलती से हम यूनाइट हो गए, इस तरह का ये सेंस देता है। पर अगर आज का हम टाइम देखें तो बहुत कम ही असहमति, डिसएग्रीमेंट देखने को मिलती है हिस्टोरियंस के बीच कि एक जो इंडियन नेशनलिज्म है, जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स से भिड़ा और 1947 में अपनी आज़ादी को ये सेलिब्रेट कर रहा था, वो एक्चुअली कॉलोनियल मॉडर्निटी का ही नतीजा था। ठीक है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कॉलोनियल मॉडर्निटी। अभी इसमें क्या पढ़ा था हमने कि एक सिविलाइजेशन मिशन पे निकल पड़ते हैं। इनको लगता है ये बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है, और ईस्ट के लोग ये बैकवर्ड है, ये इनको सिविलाइजेशन सिखाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो ये शुरुआत करते हैं, इसी की वजह से हमें यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म देखने को मिलता है। इंडिया जैसी कंट्री बाद में उभर के आती है जो यूनाइट होती है। राइट,
तो हम देखते हैं कि कॉलोनियल मॉडर्निटी में एक तो कॉलोनाइज्ड लोग हैं, जो मतलब ये अंग्रेज जो हैं, कॉलोनाइज्ड लोग मतलब इंडियंस को मॉडर्निटी सिखाने की कोशिश करने लगते हैं, इनको सोचते हैं सिविलाइज कर दे। वहीं हम आगे देखते हैं कि कॉलोनाइज्ड लोग मतलब इंडियंस में को भी महसूस होने लगता है कि ये बैकवर्डनेस को ना अब हटाने की ज़रूरत है, हमें भी अब यूनाइट होने की ज़रूरत है। अब हमें इस मॉडर्न स्टेट में खुद को रूल करना भी सीखना चाहिए। तो इस तरह से इंडियंस पे भी प्रेशर पड़ने लगता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो कॉलोनियल इंडिया है उसकी नेशनलिज्म में दो तरह के हमें चैलेंज देखने को मिलते हैं। तो एक तो चैलेंज था कि किस तरह से यहाँ पे यूनिटी लाई जाए, और दूसरा चैलेंज था कि अपने अपने लिए राइट्स को कैसे, सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स को कैसे क्लेम किया जाए, राइट। तो इस तरह की दो चुनौतियां हमें एटलीस्ट देखने को मिलती हैं। अब क्यों, जैसे मैंने बात की, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कॉलोनियल मॉडर्निटी जिसे अंग्रेज़ों का मिशन चल पड़ा था कि वो इंडिया के लोगों को सिविलाइज बनाए, और यहाँ के लोगों पे भी प्रेशर पड़ने लगा कि वो अपने बैकवर्डनेस के ठप्पे को हटा दें, यूनाइट हों और मॉडर्न स्टेट के हिसाब से खुद को रूल करना भी सीखें। तो इस तरह से दो चीज़ें चलने लगी, जिसकी वजह से दो चैलेंज उभर के आए हमारे लीडर्स के सामने कि किस तरह से इस इंडिया को यूनाइट किया जाए और किस तरह से अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को क्लेम किया जाए, राइट। और हम अगर इंडिया की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी है। इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी है। यहाँ पे कई तरह के रीजन, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी हमें देखने को मिलती है। और ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, इसी में लोग सदियों से साथ में खुशी खुशी रहते हैं। इनको आदत भी है रहने की, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी ही हमारा पार्ट था जो हमारी कंट्री को एक्चुअली यूनाइट कर रहा था। तो इसको लेकर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कहते हैं कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्किटेक्ट ऑफ दिस मॉडर्न इंडियन नेशन, की एक मॉडर्न की अर्लीस्ट आर्किटेक्ट था। मतलब ये डाइवर्सिटी मॉडर्न इंडियन नेशन को कहीं ना कहीं यूनाइट कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस है ना शांत हो गए हैं, ठीक है, किस तरह से मॉडर्न इंडियन नेशन बना, इसके लिए शांत हो गए कि हाँ ऐसे ही तुक में बन गया। पर इंडियंस अपने नेशन को कैसे इमेजिन कर रहे थे, किस तरह से देख रहे थे, इस पर अभी भी बवाल मचा हुआ था। डिबेट्स चल रही थी, आगे आप डिबेट्स ही देखेंगे। और ये मैं आपके लिए मैप लाई थी, ठीक है। अगर हम कॉलोनियल टाइम का मैप देखें तो इंडिया को आप देख सकते हो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। आप मैसूर देख सकते हो, मराठास देख सकते हो, निज़ाम डोमिनियंस देख सकते हो, मुगल्स देख सकते हो। एक तरह से आप पूरा जो मॉडर्न साइंस में इंडिया है ना, उस तरह का आप इंडिया यहाँ पे नहीं देख सकते। तो इसलिए हम एक तरह से कह रहे हैं कि जो मॉडर्न टाइम पे जो नेशन देखते हैं वो उस टाइम पे एक्चुअली इमेजिन ही नहीं किया जाता था, राइट। और जिसमें भी मैंने बताया कि इसको लेकर अब हिस्टोरियन ज़्यादा बहस नहीं कर रहे, पर इंडियंस अपने नेशन को कैसे इमेजिन कर रहे थे इस पर बवाल मचा हुआ है, डिबेट चल रही है। और किस तरह से किस पर्सनालिटीज़ ने, किस हिस्टोरियंस ने हमारे इंडियन नेशन को, इंडियन नेशनलिज्म को किस तरह से देखा, उस पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये साहब है मिनट, ये साहब है पार्था चटर्जी, ठीक है। ये साहब है पार्था चटर्जी। अब ये क्या कहते हैं
तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पार्था चटर्जी साहब डेरिवेटिव डिस्कोर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव डिस्कोर्स की बात करते हैं जिससे हम आगे बात करेंगे। पर इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ और क्लियर करना चाहती हूँ कि एक मिनट, हाँ, मानो ये एक रोड है सिंगल। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है जो ठेला लगाता है। ठीक है, और एक आदमी है जिसकी अपनी शॉप है। राइट, अब हम देखते हैं कि जो ये आदमी जो ठेला लगा रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहा है, वाटर बिल नहीं दे रहा है, और प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं दे रहा है। और वहीं हम दुकानदार को देखते हैं, ये सारे बिल्स पे कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको याद रखना। ठीक है, ये एक दुकानदार है और एक ये व्यक्ति है जो ठेला लगा रहा है, जो कोई बिल नहीं पे कर रहा, बस अर्निंग कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये दुकानदार है जो सारे बिल पे कर रहा है और अपनी दुकान इसने स्टैब्लिश कर रखी है। दोनों अर्न कर रहे हैं ठीक ठाक। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आगे चीज़ें क्लियर कर रही हूँ मैं। ठीक है, तब पार्था चटर्जी साहब कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी मतलब सोसाइटी में दो तरह की सोसाइटी अलग से पाई जाती हैं। मतलब पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी मतलब नॉर्मल सोसाइटी, इसमें दो तरह की सोसाइटीज़ पाई जाती हैं। एक तो है सिविल सोसाइटी, एक है पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में हम देखते हैं अर्बन मिडिल क्लास आते हैं, कैपिटलिस्ट है हेजेमोनी देखने, मतलब कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, अच्छा खासा सब कमा रहे होते हैं, प्रॉपर सिटीजनशिप होती है इनकी। ठीक है, इनको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, सारे राइट्स को ये क्लेम कर सकते हैं। राइट्स एंड लॉज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एक सिविल सोसाइटी में। वहीं हम पॉलिटिकल सोसाइटी की जब बात करते हैं तो इसमें हमें गरीब लोग देखने को मिलते हैं, इन्हें प्रॉपर सिटीज़न नहीं माना जाता, इनके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया जाता, बस टेम्परेरी अरेंजमेंट ये बना के रहते हैं। तो जो मैं सिविल सोसाइटी आपको बता रही हूँ इसमें आप समझ सकते हो कि एक दुकानदार रहता है। ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था तो ये दुकानदार रहता है। ये पॉलिटिकल सोसाइटी हो गया कि इसमें वो ठेला वाला चलाता है। राइट, तो एक कोई भी सोसाइटी होती है उसमें दो तरह की, एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में दो तरह की सोसाइटी ये मिलती है। ठीक है, एक सिविल सोसाइटी, एक है पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी वही प्रॉपर सिटीजन दुकानदार, और वही पॉलिटिकल सोसाइटी है वही ठेला वाला। राइट, अब ये आगे डेरिवेटिव डिस्कोर्स बताते हैं। अब डेरिवेटिव डिस्कोर्स में क्या बताते हैं, अब ये बताते हैं डेरिवेटिव डिस्कोर्स को आप डेरिवेटिव नेशनलिज्म भी कह सकते हो। ठीक है, या इसे आप नेशनलिज्म की जो बात करते हैं आप इसे मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म थ्योरी भी कह सकते हो, और हमारे चटर्जी साहब इसको नॉर्मल नेशनलिज्म थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म थ्योरी, नॉर्मल नेशनलिज्म थ्योरी इसे कहते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं ये नॉर्मल नेशनलिज्म थ्योरी में, अब नॉर्मल नेशनलिज्म थ्योरी ये कहती है कि जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ है यहाँ पे जो नेशनलिज्म पाई जाती है वो एक्चुअली डेरिवेटिव नेशनलिज्म है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जिस टाइप की नेशनलिज्म पाई जाती है वो मॉड्यूलर टाइप की है। अभी भी नहीं आया मॉड्यूलर टाइप, तो एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि जो नेशनलिज्म ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम जो आज जो देखते हैं, या जिस तरह की नेशनलिज्म वहाँ पे आ चुकी हैं, उसी थ्योरी को ये लोग फॉलो करते हैं और उसी को नेशनलिज्म समझते हैं। तो पार्था चटर्जी साहब ये कहते हैं कि जो नॉन यूरोपियन सोसाइटी है जैसे इंडिया है, या कॉलोनियल नेशनलिज्म है,
जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ में हमें नेशनलिज्म देखने को मिलती है ना, वो एक्चुअली यूनिक है, बिल्कुल अलग है। और इसी चीज़ को आगे समझाने के लिए चटर्जी साहब 3 स्टेज बताते हैं। ठीक है, तो वो स्टेज क्या है? मोमेंट ऑफ डिपार्चर, मोमेंट ऑफ मैनोवर एंड मोमेंट ऑफ अराइवल। ठीक है, अब इसमें क्या बताते हैं? मोमेंट ऑफ डिपार्चर में ये बंकिम चट्टोपाध्याय का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हैं हमारे बंकिम चट्टोपाध्याय साहब जी। तो ये बताते हैं अब बंकिम चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि जो वेस्ट में हमें वेस्टर्न साइंस और इकोनॉमिक्स, मतलब एक मिनट, हाँ, बंकिम चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट है मतलब वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप वगैरह है, वो वेस्टर्न साइंस और इकोनॉमिक्स मतलब मटेरियलिस्टिक वेल्थ में सुपीरियर है। ठीक है, जो वेस्ट हो गया मटेरियलिस्टिक वेल्थ में सुपीरियर हो गया, वहीं ईस्ट है वो स्पिरिचुअली और कल्चरली सुपीरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिलती है, और जो वेस्ट है वहाँ पे हमें मटेरियलिस्ट वेल्थ ज़्यादा देखने को मिलती है। ये दोनों में इस तरह के डिफरेंस है। तो आगे बंकिम चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि हमें अपने कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को प्रिजर्व करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंडिपेंडेंस गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्था चटर्जी साहब मोमेंट ऑफ डिपार्चर को दिखाते हैं, जो कि नेशनलिज्म की स्टेज है। दूसरे स्टेज में ये मोमेंट ऑफ मैनेवर को बताते हैं। अब इसमें गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हैं हमारे गांधी जी, हमारे गांधी जी। अब पार्था चटर्जी साहब गांधी जी के लिए बताते हैं कि महात्मा गांधी जी वेस्टर्न मॉडर्निटी को, वेस्टर्न मॉडर्निटी को पूरी तरह से रजिस्ट करते थे, नकार देते थे, और इसके अल्टरनेटिव में ये अपना राम राज्य का फंडा देते थे, आइडिया देते थे। ठीक है, अब ये गांधी जी कहते थे कि यूरोप ने जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाके पैसा कमाया है वो पूरी तरह से गलत है, हमें एक्चुअली राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य का मतलब उनका ये था कि जिसमें भगवत गीता के मोरल्स को फॉलो किया जाए। ठीक है, जिसमें विलेजेस जो होंगी बेसिक यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो पार्था चटर्जी साहब कहते हैं कि ये न्यू हिस्टोरिकल पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करता था, पर चटर्जी साहब ये भी कहते थे कि गांधी जी के इस आइडिया को फॉलो करना एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। आगे वो नेशनलिज्म की तीसरी स्टेज में मोमेंट ऑफ अराइवल बताते हैं। अब इसमें ये नेहरूवियन नेशनल स्टेट मतलब नेहरू मॉडल का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ये है हमारे नेहरू साहब। तो हम देखते हैं कि नेहरू मॉडल में नेहरू जी इंडिपेंडेंस के बाद सोवरेन नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसमें सोशल जस्टिस पर ध्यान दिया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल जस्टिस हो। तो पार्था चटर्जी साहब इस मॉडल को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि इस मॉडल ने, नेहरूवियन मॉडल ने हमें वेस्टर्न हेजेमोनी का कोई अल्टरनेटिव नहीं बताया, बल्कि ये एक एलाइट लेड मॉडल था,
बल्कि एक एलिट लेड मॉडल था जिसने इंडिया को अनइक्वल बना दिया। यहाँ जिसने कैपिटलिज्म को फेवर किया जा रहा था, जो गरीब थे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, ऑप्रेस किया जा रहा था। तो चटर्जी साहब कहते हैं कि इंडिया के लिए वेस्टर्न हेजेमनी का अल्टरनेटिव लाना इतना आसान नहीं है और उसके लिए एक्चुअली अभी वक्त भी नहीं है। तो इस तरह का ये डेरिवेटिव नेशनलिज्म या डिस्कोर्स आप कह सकते हो, ये थ्योरी देते हैं और सीधा सीधा हमें बताते हैं कि जो हम आज की नेशनलिज्म देखते हैं, जिसे हम नॉर्मल नेशनलिज्म कहते हैं, वो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ की देन है। वो जिस तरह से खुद की कंट्रीज़ में वेस्ट नेशनलिज्म देखते हैं, उसी तरह की थ्योरी यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, राइट। तो आगे हम देखते हैं, जैसे हमने अभी अभी बात की पार्था चटर्जी साहब ने जैसे बताया, तो ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी और गांधी जी। तो हम देखते हैं कि ये जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी नेशनलिज्म के लिए एक अल्टरनेटिव लेकर आते हैं ना, उसे हमारे काउंटर मॉडर्निस्ट क्रिटिक पसंद नहीं करते। एक्चुअली वेस्टर्न मिडिल क्लास भी इसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जैसे हमने बात की, गांधी जी जो आइडिया रखते थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो आइडिया रखते थे, ये इनके आइडियाज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। और जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जैसे नेशनलिस्ट हमारे नेहरू जी हो गए, तो ये लोग ना वेस्टर्न मॉडल को ना एक्सेप्ट करते थे। और इनका मानना था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी का जो आइडिया है ना, ये सोशली तो यूनाइट कर देगा इंडिया को, पर पॉलिटिकली इसको यूनाइट करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो आगे हम देखते हैं, सीए बैली साहब अब ये क्या कह रहे हैं। तो सीए बैली साहब कह रहे हैं कि ये पहले तो नेशनलिज्म को और सर्च करते हैं। अब ये कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा देशभक्ति थी, पेट्रियोटिज्म था, पब्लिक मोरालिटी थी, एथिकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, जिससे पब्लिक मोरालिटी और ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। तो इस तरह की ये चीज़ें कहते हैं और कहते हैं इंडियन नेशनलिज्म एक्चुअली इसी पे बेस कर रहा था। तो इस तरह की चीज़ें ये सीए बैली साहब जी कहते हैं। और फाइनली ये कहते हैं कि कॉलोनियल रूल के आने से ये इंडियन नेशन का रूप इसने ले लिया। ये पहले ही ये देशभक्त थे और कॉलोनियल रूल से आने से ये और यूनाइट हो गए। पर बहस अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ये हिस्टोरियंस बहस कर रहे हैं। अब कई बड़े बड़े स्कूल्स निकल के आएंगे, राइट। अब स्कूल्स क्या हैं, ये एक्चुअली थिंकिंग ग्रुप्स हैं। तो किस तरह से ये थिंकिंग ग्रुप्स निकल के आएंगे और अपनी अपनी थ्योरीज देंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ली नेशनलिस्ट स्कूल, नाम से ही पता चल रहा है नेशनलिस्ट है। तो ये नेशनलिस्ट हैं, तो ये कॉलोनियल रूल को हेट करेंगे, देशभक्ति की बातें करेंगे, ठीक है। अब जब इंडिया की बात करेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा प्राइड फील करेंगे, ये प्राउड फील करेंगे इंडिया के लिए। खास करके हम देखते हैं एंशियंट ट्रेडिशन को लेके ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते रहते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए देखते हैं कि जब नेशन बिल्डिंग की ये लोग नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस की जब ये स्टडी करते हैं ना, तो ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और नेशनल कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। क्योंकि मैंने बताया नेशनलिस्ट की बात कर रहे हैं, अर्ली नेशनलिस्ट स्कूल, तो ये किसकी तरह की चीज़ें फॉलो करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब ये स्टडी करते हैं तो पूरी नेशन को होमोजेनस एंटिटी मानते हैं, मतलब बिल्कुल एक तरह से इसको मानते हैं। और इवन इसको सिंगल सेट्स ऑफ इंटरेस्ट की तरह देखते हैं, मतलब इसके एक ही विचार है। और यहाँ पे इनर कन्फ्लिक्ट्स, मतलब यहाँ की टेंशन वगैरह जो चल रही है ना सोसाइटी में, इसको पूरी तरह से
इग्नोर करते हैं। और एक्चुअली इग्नोर करने का एक्चुअली बेस था नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ था वो भी एक्चुअली रिलीजन पर बेस हुआ था। तो इस तरह की इसमें इस अर्ली नेशनलिस्ट स्कूल में हमें कमियां देखने को मिलती हैं, राइट। अब कमियां हमने ही बता दी, तो इसके ऑपोजिशन में एंग्लो अमेरिकन एकेडमी आता है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, अब ये लोग कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस हुए थे ना, स्पेशली कि ये लोग कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस हो रहे थे, स्पेशली जो वेस्टर्न एजुकेशन आया था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आया था, तो उसको अगर हम अपने क्लास स्टेटस के साथ जोड़े ना, तो एक नई क्लास ग्रुप हमें देखने को मिलती है, वो था वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट, ठीक है। तो इस तरह की हमें नई क्लास देखने को मिलती है। पहले से ही यहाँ पे क्लास सोसाइटी जो थी क्लासेस में बटी हुई थी, कास्ट में बटी हुई थी। तो जब ये एजुकेशन वगैरह आया तो हमें नई क्लास देखने को मिलती है, वो था वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट। तो ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन से ये क्लास आई, और हम देखते हैं कि गरीब जो थे, बैकवर्ड एरियाज थे, इस नए अरेंजमेंट से बाहर थे। तो फिर इसमें भी हम देखते हैं वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट में कौन कौन से लोग आते थे, तो वो थे भद्रलोक इन बंगाल, ठीक है, चितपावन ब्राह्मण इन बॉम्बे, तमिल ब्राह्मण्स ऑफ मद्रास। तो ये वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट ग्रुप था, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जिसको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी अपनी कास्ट में आगे बढ़ने की और एक नई क्लास बनाने की, और गरीब लोग इससे बाहर थे। ये चीज़ें तब चेंज होगी जब पिक्चर में हमारे गांधी जी आएंगे और नेशनलिज्म को गरीबों तक फैलाने की कोशिश करेंगे, यहाँ के बैकवर्ड एरियाज तक भी फैला देंगे, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है उसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा, और नेशनलिज्म यहाँ के मासेस तक पहुँच जाएंगी, राइट। और ये जो स्कूल है इसे रजत जी नियो ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल कहते हैं, ठीक है, नियो ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल। अब हम देखते हैं ये न्यू ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल है, मतलब यही एंग्लो अमेरिकन एकेडमिया। तो ये न्यू ट्रेडिशनल स्कूल्स ने एक्चुअली लोकेलिटीज़ को इग्नोर किया। इसे बड़ी बड़ी लोगों पे बात कर रहा था, छोटे लोगों पे देख ही नहीं रहा था। मतलब लोगों नहीं, प्रोविंसेस हम कह सकते हैं, लोकेलिटीज से बात नहीं कर रहा था। अब लोकेलिटीज़ पर काम करने की बात की कैम्ब्रिज स्कूल वालों ने, ठीक है, ये प्रोविंसेस पे ध्यान दे रहा था। यहाँ पे जो हो रहे को लोकल मूवमेंट्स थे ना, लोकल मूवमेंट्स को ट्रेस कर रहे थे। ये कहते हैं कि इम्पीरियलिज्म एक्चुअली काफ़ी वीक था, इसे फंक्शन करने के लिए इंडियन कोलैबोरेटर्स की हेल्प चाहिए होती थी, राइट। अब कोलैबोरेटर्स कौन है, जैसे ज़मींदार्स हो गए, प्रिंसेस हो गए, तो ये कोलैबोरेटर्स हैं। और इन कोलैबोरेटर्स में भी एक्चुअली कंपटीशन रहता था। अब वो कंपटीशन किस चीज़ को लेकर था कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे ये अंग्रेज रिवॉर्ड देंगे, पुरस्कार देंगे। तो इस चीज़ को लेकर कि इन अंग्रेजों से फेवर्स को लेकर इन कोलैबोरेटर्स में काफ़ी कंपटीशन रहा करता था, राइट। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो एक्चुअली किस तरह से इसको सप्रेस भी यहाँ के कई इंडियन प्रिंसेस में इन्वॉल्व थे, जैसे पंजाब हो गया, मराठास हो गए। एक्चुअली ये हेल्प कर रहे थे अंग्रेज़ों की, ताकि इस रिवोल्ट को सप्रेस कर सके, राइट। तो उन्हें हम कोलैबोरेटर्स कह सकते हैं, ठीक है। आगे ये कैम्ब्रिज स्कूल वाले कहते हैं कि जब ये ब्रिटिश
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इलेक्टोरल सिस्टम जब लेकर आते हैं ना, तो कई और ग्रुप्स उभर के आते हैं जिनको लगने लगता है कि हमें और फ़ायदा होने वाला होगा। तो कई और इंटरेस्ट ग्रुप निकल के आते हैं जो कोलाबोरेटर्स बनने को तैयार हो जाते हैं और इवन चाह रखते हैं कि हम इनकी कैसे हेल्प कर सके कॉलोनियल पावर की, अंग्रेज़ों की। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोलाबोरेशन दिखती है। राइट। तो आगे ये कैम्ब्रिज स्कूल वाले कहते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट्स थे, नेशनल मूवमेंट्स में जो हमें लीडर्स देखने को मिलते हैं, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी हुआ करते थे। ये बस अपने बारे में सोचते थे और ये लोगों पे इतना ध्यान नहीं देते थे। ये लीडर्स सीधा सीधा पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप से बंधे हुए होते थे। ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप क्या है? पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप मतलब एक मिनट, कि मतलब ये सारा काम जो कर रहे हैं ये अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, उनके साथ बार्गेनिंग करने के लिए कर रहे हैं कि अब उनसे ये बार्गेन कर सकते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारे लिए ये हमें ये फेवर दे, तो हम ये सब शांत कर देंगे। तो इस तरह से ये कहते हैं कि बस ये अंग्रेज़ों से फेवर पाने के लिए इस तरह के ये लीडर्स मूवमेंट को चलाया करते थे। तो इस तरह की ये चीज़ें कहते हैं और ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को सिरे से नकार देते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ यहाँ के फेवर के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, ये बस अपने मतलब के लिए कर रहे थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये कहते हैं। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं जो कैम्ब्रिज स्कूल वाले थे ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को तो नकार ही रहे हैं, साथ में ये कंपटीशन कोलाबोरेशन सिंड्रोम से बंधे हुए हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को ये कंपटीशन कोलाबोरेशन के हिसाब से ही देख रहे हैं कि या तो कंपटीशन कर रहे हैं या तो फिर कोलाबोरेशन कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की चमचागिरी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो ये इनकी कमी निकल के आती है। राइट। इसके अलावा एक साइनिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री हम देखते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये कहते हैं कि इंडिया नेशन तो नहीं था, पर अलग अलग तरह के इंटरेस्ट ग्रुप थे जो सबके सब ब्रिटिश के सेंट्रलाइज कंट्रोल में आ गए और उन्हें साथ मिलकर एक्चुअली साथ रहना पड़ा, अपने अपने इंटरेस्ट को उसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो इस तरह की ये बातें करते हैं। अब इसमें से इमोशंस वगैरह निकाल कर न्यूमेराइट मॉडल इसको एनिमल पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, कि इन्हें ज़बरदस्ती ही अब साथ रहना पड़ा है। राइट। तो इस तरह की हमें सोच देखने को मिलती है इंडियन नेशनलिज्म को लेकर। आगे आते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कूल है, ये है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट स्कूल। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म की बात आ रही है तो आपको पता है क्लास वगैरह की बात करेंगे, हर चीज़ों को क्लास के साथ जोड़ेंगे, क्लास कैरेक्टर को दिखाएंगे। ठीक है, तो अब ये तो सेम यही करेंगे। हमारे नेशनलिस्ट जो मूवमेंट जो चल रहे थे उसको क्लास कैरेक्टर के हिसाब से एनालाइज करेंगे। अब ये कहेंगे कि कॉलोनियल पीरियड में जो मूवमेंट्स चल रहे थे, स्पेशली जो बुर्जियोजी लीडरशिप कर रहे थे, अब ये इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। ये बुर्जियोजी क्लास का मतलब क्या होता है, एक बार पहले इसको समझ लेते हैं। तो बुर्जियोजी का क्या मतलब होता है? बुर्जियोइस क्लास, हम उस क्लास को कहते हैं जो बिल्कुल एक तरफ तो हो गया मानो स्टेट, ठीक है, और एक तरफ हो गया बिल्कुल गरीब इंसान। तो इसके बीच की जो क्लास होती है ना, उसको हम बुर्जियोइसी क्लास, मिडिल क्लास एक तरह से आप समझ सकते हो, उनको हम बुर्जियोइसी क्लास कहते हैं। जैसे मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, ये बुर्जियोइसी क्लास में आते हैं। राइट। तो आप देखिए
तब ये कहेंगे, ये बुर्जुआजी लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ये सीधा सीधा कहते हैं कि ये बड़े स्वार्थी लोग थे, बड़े मतलबी लोग थे और अपने ही इंटरेस्ट के लिए मूवमेंट चला रहे थे, इन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं था और इवन धोखा दे रहे थे लोगों को। तो सीधा सीधा इस तरह से यहाँ के हमारे नेशनलिस्ट लीडर को ये कहते हैं, ठीक है। और इस आइडियोलॉजी को अर्ली मार्क्सिस्ट हैं ये आरपी दत्त साहब जी और सोवियत हिस्टोरियन VI पेवलोव इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में लाटर मार्क्सिस्ट राइटिंग हमें देखने को मिलती हैं, वो थी SN मुखर्जी साहब देते हैं, सुमित सरकार जी, बिपिन चंद्रा। ये इस अर्ली मार्क्सिस्ट राइटिंग को आगे पूरा करते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट में तर्क देते हैं। तो SN मुखर्जी साहब हम देख लेते हैं। तो आप देखिए, ये हैं SN मुखर्जी साहब, ये हैं हमारे सुमित सरकार जी और ये हैं बिपिन चंद्रा, ये हिस्टोरियंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम SN मुखर्जी साहब के बारे में देखते हैं। ये हमारे SN मुखर्जी साहब, तो ये कहते हैं ये कहते हैं कि नेशनलिज्म को समझना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, इसके बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं और मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कास्ट है, क्लास है और उसके बाद ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, फिर मॉडर्न लैंग्वेज है। बस एक इसके मल्टीप्ल लेयर्स हैं जिससे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो आप नेशनलिज्म को बहुत ईजिली इस तरह से नहीं बता सकते। आगे सुमित सरकार जी इसको कहते हैं, सुमित सरकार जी कहते हैं कि ऐसे इंडियन एजुकेटेड क्लास को ये दिखाते हैं जो नॉन बुर्जुआइज क्लास का था, राइट। जैसे अभी हमने मार्क्सिस्ट में बात की थी ना कि बुर्जुआइज क्लास को ये कहते हैं कि ये जो लीडर्स हैं अपने बड़े मतलबी थे, तो अब ये सुमित सरकार जी कहेंगे कि नहीं, ऐसे भी लीडर्स थे जो बुर्जुआइजी क्लास के थे ही नहीं, और एक्चुअली ये ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स की तरह एक्ट करते थे। और जो इतना जब मास प्रोडक्शन वगैरह हो रहा था, इतना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उससे ये नॉन बुर्जुआजी क्लास ना बहुत दूर था, ठीक है। ये लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जैसी चीज़ों पे बातें भी किया करते थे, ठीक है। और उस वक्त लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ऐसी चीज़ें थी जिससे आम लोग, मासेस अभी तक दूर थी, ठीक है। तो ये हमारे सुमित सरकार जी कहते हैं। इसके अलावा आगे सुमित सरकार जी एंटी इम्पेरियलिस्ट स्ट्रगल को के 2 लेवल्स बताते हैं, एक था एलीट, दूसरा था पॉपुलिस्ट। एलीट जो उच्च वर्ग जिसमें इन्वॉल्व था, और पॉपुलिस्ट वो था जैसे कि लीडर्स हो गए, लोकल लीडर्स हो गए, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वो था स्ट्रगल पॉपुलिस्ट, ठीक है। तो ये 2 लेवल्स एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल के सुमित सरकार जी बताते हैं। अब ये सुमित सरकार जी कहते हैं कि हम इन दोनों ही लेवल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये भी इस पे ध्यान देते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, इन्होंने एक्चुअली ऐसी, अगर ये मार्क्सिस्ट, ये अर्ली मार्क्सिस्ट ये बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने मतलब के हिसाब से मूवमेंट चलाया, पर सुमित सरकार जी पॉइंट आउट करते हैं कि भले ही इनकी पॉलिसीज़ मासेस को सपोर्ट नहीं कर रही थी, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनके अगेंस्ट में थी। ऐसा कोई स्ट्रेटजी, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि ये जो लीडर्स इनके मासेस के अगेंस्ट में कुछ प्लान कर रहे थे, ठीक है। हम अब सुमित सरकार जी इतना कुछ बोल रहे हैं, पर यहाँ की जो इंटरनल टेंशन्स हैं इसको भी ये ध्यान में रखते हैं,
इसको ध्यान में रखते हुए ही चीज़ें बोलते हैं, राइट। और ये सब कहाँ बोलते हैं? तो सुमित सरकार जी की बुक है मॉडर्न इंडिया, उसमें ये बातें, ये सब चीज़ें बताते हैं। अब आगे हम बिपिन चंद्रा की बात करते हैं। इनकी बुक है इंडियाज़, ये है हमारे बिपिन चंद्रा साहब, ठीक है। बिपिन चंद्रा साहब की बुक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। बिपिन चंद्रा हालांकि मार्क्सिस्ट हैं, ठीक है, ये हैं मार्क्सिस्ट, पर स्टिल ये फेवर करते हैं कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसको एक्चुअली बुर्जुआजी क्लास कंट्रोल नहीं कर रहा था, ठीक है। ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है ये सीधा बुर्जुआजी क्लास कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से नहीं चला रहा है इसको। ये इंडिया के लोग थे, मासेस थे यहाँ की, जो इस मूवमेंट को चला रही थी, ये हमारे बिपिन चंद्रा साहब कहते हैं। और ये दो टाइप के कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात करते हैं। ये कॉलोनियल इंडिया में दो टाइप के कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाते हैं। तो दोनों कौन से थे? एक तो था प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसमें कहते हैं कि प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन वो था कि एक तो इंडियन पीपल के इंटरेस्ट है और दूसरा है ब्रिटिश रूल के इंटरेस्ट, ठीक है। अब दोनों के अपने इंटरेस्ट है, उनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन है। और दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि जो यहाँ की सोसाइटी में चल रहा था, जैसे रिलीजन, कास्ट को लेकर जो यहाँ पे इंडिया की सोसाइटी में जो आपस में इनके मतभेद थे उसको हम सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। प्राइमरी हमने बात की कि जो ब्रिटिश और यहाँ के लोगों में कॉन्ट्राडिक्शन थे, मतभेद थे, वो प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। तो बिपिन चंद्रा जी कहते हैं कि जब ये हमारा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है तो ये लोग अपने सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आपसी मतभेद को मिटाकर उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करके प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अंग्रेज़ों से लड़ना शुरू कर देते हैं, उनसे भिड़ जाते हैं। तो इसलिए हम बिपिन चंद्रा जी इसको कहते हैं कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट किसी एक क्लास, रिलीजन या कास्ट का मूवमेंट नहीं था, बल्कि बहुत सारे ग्रुप्स, क्लासेस मिलकर इसको लड़ रही थी। ये अपने आपसी मतभेदों से कॉम्प्रोमाइज़ करके उससे ऊपर उठ के और एक लीडरशिप में इकट्ठा होकर ये लोग लड़ रहे थे। और इसे हमारे नेहरू और गांधी जी नोटिस भी करते हैं कि ये जो यूनिटी हमें देखने को मिलती है इसे नेशन इन द मेकिंग कहते हैं, कि एक नेशन बनने की शुरुआत हो रही थी, एक नेशन बन रहा था, ठीक है। अब ये हमारे बिपिन चंद्रा कहते हैं। अब आके 1982 में एक और बहस छिड़ जाती है। ये क्या था? ये था सबल्टर्न स्टडीज़, ठीक है। अब इसे रंजीत गुहा लेकर आते हैं, रंजीत गुहा जी इसको लेकर आते हैं। सबल्टन का मतलब होता है ऑफ लोअर स्टेटस। तो अब इसका मतलब से ही आप समझ रहे होंगे कि जो ऐसे लोग जो मतलब लोअर स्टेटस के लोग हैं, मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो ये सबल्टर्न में आते हैं, ठीक है। जो एलीट नहीं है ये सबल्टर्न है, नीचे के तबके के लोग हैं। तो रंजीत गुहा जी कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म से जुड़ी हिस्टोरियोग्राफी हमेशा से एलिटिज्म मतलब ऊंचे स्टेटस वाले लोगों पर ध्यान देती रही है, ठीक है। ये लोगों को की कंट्रीब्यूशन को मतलब आम लोगों की कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से इग्नोर करती है। और रंजीत गुहा जी इसे समझाने के लिए 3 ट्रेंड्स की बातें करते हैं। तो ये हैं हमारे रंजीत गुहा साहब, ठीक है, ये हमारे रंजीत गुहा साहब हैं। तो जैसे हमने बात की, ये बताते हैं कि हमारी जो अब तक जो हिस्टोग्राफी चल रही थी ये सीधा सीधा
ऊंचे तबके के लोगों की बात करती थी, उनके कंट्रीब्यूशन को दिखाती थी, और नीचे के तबके जो आम लोग हैं उनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा से इग्नोर करते हुए आए हैं ये लोग। और इसे समझाने के लिए 3 ट्रेंड्स की बातें करते हैं। तो वो ट्रेंड्स क्या थे? तो वो थे कॉलोनियल ट्रेंड्स, नेशनलिस्ट ट्रेंड्स और मार्क्सिस्ट ट्रेंड्स। कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, राइट। तब ये कहते हैं जो कॉलोनियलिस्ट है ना, ये ट्रेंड सीधा सीधा बात करता है कि जो इग्नोरेंट पीपल हैं, मतलब जो इंडियंस हैं, इनको सिविलाइज करें। और नेशनलिस्ट है, ये किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है उसको सीधा सीधा नेशनल बिल्डिंग के साथ जोड़ देते हैं। और वहीं मार्क्सिस्ट है, ये सारे जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं उनको रेवोल्यूशन और सोशल स्टेट के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो रंजीत गुहा जी कहते हैं कि सबल्टन्स ने बेशक बुर्जियोइजी लीडरशिप का साथ तो दिया, पर ये लीडरशिप इन सबल्टन्स को कंट्रोल नहीं कर पाई, कभी भी नहीं कर पाई। ये सबल्टन्स थे, जब इनके हितों की अवहेलना होती थी, जब इनके हितों का ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ये सीधा सीधा इनसे भी, इन लीडर से भी लड़ लेती थी। ठीक है, जो इनको लीड कर रहे होते थे, तो हमेशा से इनको भी कंटेस्ट करती हुई आई है। तो गुहा जी लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि इस नए नेशन स्टेट में बुर्जुएजी क्लास और इसकी आइडियोलॉजी का डोमिनेंस तो था, पर ये डोमिनेंस लोगों की हेजेमनी, मतलब उनके कंट्रोल के बगैर था, उन पे कंट्रोल नहीं था इनका, राइट। तो ये हम देखते हैं, ये थी हमारी हिस्टोग्राफी। आगे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो एग्रेरियन सोसाइटी और प्रेजेंट डिसकंटेंट के बारे में हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।